बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे, एक पार्ट इसका मैंने डिस्कस कर दिया था और एक रह गया था, यानी कि 1 से लेकर 7 तक हमने सॉल्व कर दिए थे, डिस्कस कर दिए थे। और जो आपके पास 8 से लेकर 13 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रह गए थे, वो हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के तहत डज द एडिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये है बच्चे कि किस कंडीशन के तहत अगर हम दो मोशंस को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बने। तो लिखा हुआ आंसर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर है कि इफ़ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन with the same frequency or time period are added together, the resultant will also be the simple harmonic motion। यानी कि अगर दो हार्मोनिक मोशंस हैं जिनका जो है वो टाइम पीरियड बराबर होने चाहिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, और फिर वो एक दूसरे को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनेगी। मैंने एक बात बेटा आप क्लियर कर लें कि हमेशा जो प्लस माइनस है वो सेम चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर हम x को x में प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, अगर हम x को y में प्लस करेंगे तो वो प्लस नहीं होगा। हमेशा प्लस माइनस एक जैसी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्लस माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास y1 है और ये उसका y2 है, विल बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे भी ओमेगा टी है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी। अगर उनमें फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी तो फिर उनका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनका जो रिजल्टेंट वेव है वो भी क्या बनेगी, सिंपल। जैसे देखो ये आपके पास एक वेव ये है और एक वेव ये है, और ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन तब बनेगी जब देखो ये भी इन दोनों की जो है वो फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है। जिस पॉइंट पे ये ज़ीरो, दूसरी वेव भी ज़ीरो, तो जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी तो तीन कंडीशन है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके पास जो है वो सेम नेचर भी होनी चाहिए, तब जाके उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनेगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.9, शो दैट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड वेलोसिटी इज ज़ीरो व्हेन एक्सेलरेशन इज द ग्रेटेस्ट। यानी कि ये बात की गई है कि जिस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट हैं, और आपको पता है कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दो ही पॉइंट होते हैं, एक मीन एक्सट्रीम और एक एट एनी इंस्टेंट, जो हम तीसरा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दो मेजर हैं, एक मीन है और एक एक्सट्रीम है। तो हम मीन के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये बच्चों आपके पास रिलेशन है एक्सेलरेशन का और ये वेलोसिटी का। मीन पोजीशन पे चेक कर लेते हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, और वेलोसिटी की जगह पे आप x की जगह पे, यानी कि ये वाला x जो है वो ये इसकी जगह पे आप ज़ीरो पुट करोगे तो v इज इक्वल टू x नॉट, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वी कैन से दैट एट मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ज़ीरो एंड वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम कह सकते हैं कि मीन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर हम चेक करें तो वही फार्मूला, x की जगह पे हम x नॉट पुट कर दें और x की जगह पे यहाँ पे भी हमने ये x नॉट आना है, ये x नॉट ही आएगा। ये एक जैसे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे तो वेलोसिटी ज़ीरो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो मैक्सिमम आता है। तो इसका मतलब है कि वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एंड वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और वेलोसिटी
एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो, अब मैंने गलत बोल गया, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ द मैक्सिमम। तो ये है कि जिस पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, ओनली फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, गलत नहीं समझना। लो भाई, इन अ रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर एक्सप्लेन द इक्वेशन। ये बच्चों आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है दो, इसमें से हमने जस्ट ये बताना है कि ये पैरामीटर किन किन चीज़ों को डिफाइन करते हैं बस, और इसमें से कुछ नहीं करना। y इज इक्वल टू, इसमें ये a क्या चीज़ है, ओमेगा क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये वाली इक्वेशन बेसिकली इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए है। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यहाँ पे देखो y क्या है, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, फेज। ये देखो y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एम्पलीट्यूड, फाइव क्या है, इनिशियल फेज, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई ओवर टी के बराबर होती है, और इन दोनों को कह देंगे इंस्टेंटेनियस फेज कहलाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि जो इक्वेशन आप लिखी हुई है उसको डिफाइन कर देना, ये पैरामीटर कौन कौन से हैं। इस तरफ देखो a क्या है, एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहना बेटर है, और जो है वो x जो है वो इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। बस ये आपके पास बताना है कि ये किन किन के बराबर होते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपने रिलेशन बनाना है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ पे इसका ये ग्राफ बनाएं इस तरह से, और अगर मैं इस तरफ से आपके पास लूँ इन टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशन, इसका ग्राफ ये इस स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशन हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इस तरह से जो ग्राफ बनता है ये आपके पास, ज़रा बताओ किसका बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे ज़ीरो और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। और ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये वाला ग्राफ किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी का, जो कि काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे जो है वो ज़ीरो होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन एट मीन पोजीशन द टोटल, ये मीन पोजीशन है यहाँ पे, ये मैं नोट कर देता हूँ भाई, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ मीन पोजीशन पे ये वाली कर्व काइनेटिक एनर्जी की है, वो टोटल एनर्जी को टच करगी, और ये एक्सट्रीम पे के ऊपर ये वाली कर्व, ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एट मीन पोजीशन एनर्जी टोटल इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एनर्जी इज टोटली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इन बिटवीन रिलेशन देयर इज पार्शली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ड्यूरिंग होल ऑसिलेशन जो है वो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। भाई ये तो पता ही है आपको, इसमें क्या बात है। लो भाई, डिस्क्राइब दिस सम कॉमन फिनोमिना रोल रेजोनेंस के जो है जिनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अभी आपने पढ़ा हुआ है, और ये मैंने आपको अच्छे से जो है वो 2-3 लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब भी किया हुआ है। अब ये ज़रा देखिएगा, यहाँ कहते हैं रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग कॉमन फिनोमिना। नंबर 1, बाय ट्यूनिंग अ रेडियो को ट्यून करने में, कि जैसे रेडियो के जो एंटीना की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और हम जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जब हम उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं तो स्पेस के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, लेकिन हमारा एंटीना उसी फ्रीक्वेंसी को पिक करेगा जो फ्रीक्वेंसी हमने उसके ऊपर एडजस्ट की, बाकी किसी फ्रीक्वेंसी को वो पिक नहीं करेगा। कहता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो है वो ऑफ रेडियो रिसीव इज मेड इक्वल फ्रीक्वेंसी of the desired broadcasting radio station
वी कैन लिसन द डिज़ायर्ड रेडियो स्टेशन थ्रू द रेजोनेंस, कि हम रेजोनेंस के ज़रिए यानी कि जो हम अपने टीवी स्टेशन के ऊपर चैनल ट्यून करेंगे, हमारा एंटीना उसी जो है वो सिग्नल को स्पेस के अंदर, तो बहुत सारे सिग्नल मौजूद हैं, किसी पे कवाली चल रही है, किसी पे गाने चल रहे हैं, और किसी के ऊपर जो है क्या हो रहा है, शोगल मेला हो रहा है, लेकिन जो आप एडजस्ट करेंगे तो वही फ्रीक्वेंसी आपका चैनल जो है उसी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पिक करेगा। ठीक है। स्विंग झूला इन द पार्क पोस्ट आफ्टर अ फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना, एंड एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ये भी आपके पास रेजोनेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव प्रोड्यूस, और माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव प्रोड्यूस होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हम चावल रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं उसके पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं, वो उसके इनके चावल हैं उनके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी नेचुरल है। गोश्त है, उनके मालिक्यूल की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल है, और वो तमाम चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल है, वो बदलती नहीं है, वो वैसे ही रहनी है। नेचर कहते हैं ना, किसी शख्स की नेचर नहीं बदलती, जैसे जो मर्जी हो जाए, आते नहीं बदलती, आते उसकी हुई रहती हैं। अच्छा मैं किस तरफ निकल गया, अब ये नहीं है भाई। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती है, और याद रख लें उनकी जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2450 मेगा हर्ट्ज़ होती है। ये मारूजी में आता है, चक्कर देता है, वो कभी पूछता है किलो हर्ट्ज़ में, कभी सिंपल पूछ लेता है, तो ये। और उसके अंदर जो माइक्रोवेव ओवन की जो वेव्स होती हैं उनकी जो जो है क्या कहते हैं वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। कहता है कि द फैट एंड वाटर मालिक्यूल्स ऑफ द फूड ऑब्जॉर्व दीज वेव, सॉरी मैं गलत बोल गया भाई, इसको कट कर देना भाई। अच्छा, द फैट and water molecules in the food absorb these electromagnetic waves through the resonance and help in the even heating and cooking the food। यानी कि जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर बचे जो फैट्स मालिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और जब उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, तो फिर रेजोनेंस होती है, और जिसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है और वो एनर्जी जो है वो खाने के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे बच्चे इन द स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और जो बच्चे गिटार होती है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर भी रेजोनेंस होती है, क्योंकि गिटार के ऊपर आपने देखा होगा कि 2-3 वायर्स होती हैं, उन दोनों सबकी जो है वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन जब उन सब की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो एक पर्टिकुलर ट्यून प्रोड्यूस होती है। कहता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनक्लोज्ड एयर कॉलम बिकम इक्वल टू द स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रेजोनेंस, और लाउड म्यूज़िक जो है वो सुनाई देता है। तो ये फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल हैं, बल्कि अब यूँ कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस के डिफरेंट एग्जांपल हैं जो हमारे कॉमन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि आपके पास रेजोनेंस माइक्रोवेव ओवन के अंदर अहम रोल प्ले करती है, टीवी के अंदर अहम रोल प्ले करती है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए अहम रोल प्ले करती है, और इसके अलावा जो है स्विंग झूले में जो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए उसमें अहम किरदार अदा करती है। बस ये 2-3-4 आप कह सकते हो। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप कह सकते हो इफ़ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ हंग वर्टिकली एंड सेट into oscillation why does the motion is eventually stop। कहता है कि ये स्प्रिंग है, ये ज़रा देखो, ये आपके पास किधर चला गया अभी, वो पॉइंटर ये लाइन लगा के पता चलता है। लो अभी ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये ऑसिलेट हमने इसको छोड़ दिया तो खुद ब खुद क्यों रुक जाता है। कहता है वाई डज द मोशन एवेंचुअली स्टॉप, मोशन खुद ब खुद क्यों रुक जाती है, तो वो इसलिए रुक जाती है, हम कहेंगे कि व्हेन अ वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन एवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू हवा की जो बच्चे एयर रेजिस्टेंस है जिसे डैम्पिंग फैक्टर का किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से इसकी मोशन जो है वो खुद खुद रुक जाती है। इसी तरह ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, अगर ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, क्योंकि टेबल की फ्रिक्शन है जिसकी वजह से जो है वो इसकी मोशन ख़त्म हो जाएगी और ये खुद खुद रुक जाएगा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ग्रेजुअली डिसिपेट, ज़ाया हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन डूइंग वर्क अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, और हवा के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा। एंड डैम्पिंग फोर्स एवेंचुअली स्टॉप, और जो डैम्पिंग फोर्स है जो मसलसल उसका एम्पलीट्यूड कम करता है जिसकी वजह से वो आपके पास रुक जाएगा। तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन ऑफ द मीडियम
द मोशन ऑफ द मास सप्रिंग सिस्टम इज़ एवेंचुअली स्टॉप। तो ये है बच्चे आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, फिर भी कोई बात से समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपना भी ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्या करना, ज़रूर करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।